हेलो एस्पिरेंट, मेंटर आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी में हिंदी माध्यम का क्या स्तर है। हिंदी माध्यम में यूपीएससी के विद्यार्थी अपनी तैयारी कैसे करें, उनको वे कौन सी मूलभूत बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपना उत्तर लेखन बेहतर करें, कौन से संसाधन उनको पढ़ने चाहिए, कैसे अपने आप को मोटिवेशन रखें, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, कैसे अपने पास पर्याप्त संसाधन हो जिनका बार बार आप अध्ययन कर सकते हैं, कैसे अपना रिवीजन हो, कैसे आप मॉक टेस्ट दें और कैसे आप अपने जो रैंक है, जिसका जो आपका सपना है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जो बनने का है वो पूरा कर सके। तो मेंटर आईएएस एकेडमी ने एक खास तौर पे मुहिम चलाई है। हमारी एकेडमी गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, जो केवल मात्र हिंदी माध्यम के लिए कार्यरत है। इसका उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें, जो हमारे पास हैं वो भी, और जो हिंदुस्तान के कहीं अन्य कोनों में बैठे हैं वो भी, अलग अलग राज्यों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन तक भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो जो दिक्कतें आ रही हैं, आपको वे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जो आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाया जा सकते हैं। तो आप सभी से हम पहले तो सुझाव लेना चाहते हैं कि आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके ऊपर हम बैठ के काम कर सकते हैं। मैं श्रवण कुमार पिछले 10 से 12 सालों में सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर काम कर रहा हूँ। मैं खुद एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हिंदी मीडियम से रह चुका हूँ। अब मैं पढ़ाता हूँ और फाउंडर ऑफ मेंटर आईएएस एकेडमी भी हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के विद्यार्थियों की जो जो समस्या आ रही है उनका हम एक समाधान निकले, और उन समाधान को निकालने के बाद उन विद्यार्थियों को जो यहाँ पर हमारे पास फिजिकल उपलब्ध है वो, और जो दूर दराज बैठे जो विद्यार्थी हैं उनको भी हम कैसे वो सहायताएं पहुँचाएँ जिनके आधार पर वे अपना सपना है वो पूरा कर सके, कैसे एक बेहतर आईएएस आईपीएस बन सके और इस देश की सेवा कर सके। तो उन सब के लिए हमने एक प्लान बनाया है। हमारे प्लान 2 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड है। मैं यहाँ पे पहले से स्पष्ट कहता हूँ, मैं किसी भी भाषा का विरोधी नहीं हूँ। हिंदी भाषा मुझे जितनी प्रिय है उतनी ही इंग्लिश भाषा भी है, परंतु मेरा बैकग्राउंड हिंदी भाषा में ज़्यादा है, तो मैं स्वाभाविक है कि मेरा इसकी तरफ ज़्यादा रुझान होगा, ज़्यादा झुकाव होगा। और मेरी एकेडमी हिंदी भाषा में है तो मैं हिंदी भाषा को थोड़ा ज़्यादा ही महत्व दूंगा। अंग्रेजी को भी मैं उतना ही देता हूँ क्योंकि मेरे पास उतने ही बच्चे अंग्रेजी में भी हैं। परंतु जो बच्चों की समस्याएं मैंने देखी है वो चाहे जयपुर में हो, चाहे उदयपुर में हो, शायद दिल्ली में हो, लखनऊ में हो या फिर पटना में हो, जहाँ जहाँ पे जो हमारा यूपीएससी के हब बने हुए हैं, हमने वहाँ जाके मुहिम देखा, तलाशा, जाना, पहचाना, तो समझा कि हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती है, और उन दिक्कतों को पूरा करने के लिए पिछले 3 वर्षों से मैं यही कार्य कर रहा हूँ। और आप सबसे भी यही अनुरोध करता हूँ कि आपके आजू बाजू जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं, अभी हमारा प्लान हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं उनको कौन कौन सी समस्याओं का समाधान चाहिए वो हमें अपने फीडबैक भेजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब कमेंट बॉक्स से भी जुड़ सकते हैं, और आप हमें अपना सुझाव है वो दीजिए ताकि हम मिलकर किसी का अगर सपना पूरा हो रहा हो तो उसमें हम योगदान दे सकें। जो जो चीज़ें मैंने जानी हैं, समझी हैं, पहचानी हैं और खुद जो रियलाइज़ की हैं उनके ऊपर भी बातें करेंगे, और हमें वो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए 1 से 1.5 साल में अपना जो टारगेट है वो पूरा किया जाए। वो हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन बना हुआ तो उसको कैसे आसान किया जाए, कौन से हम संसाधन पढ़ें, कौन से हम उसके लिए नोट्स बनाएं, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कौन सी क्लासेज लें, कौन से ऑप्शनल पेपर लें, ऐसे में कैसे 150 प्लस स्कोर करें, एथिक्स में 150 प्लस स्कोर कैसे करें, ऑप्शनल पेपर में 300 प्लस का स्कोर कैसे लाए, क्वालिफाई पेपर इंग्लिश का और हिंदी में कैसे बेहतर इम्प्रूवमेंट किया जाए। इन तमाम चीज़ों को हम समाधान लेके आए हैं आपके लिए, और हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। और मेरा उद्देश्य ऑल इंडिया रैंक 1 हिंदी भाषा का विद्यार्थी बने, उसके लिए मैं जी जान से मेहनत करने को तैयार हूँ। आप भी उतना ही सहयोग दीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि हिंदी माध्यम में विद्यार्थियों को क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, वे कौन से सोर्सेज को फॉलो करने चाहिए, कितने टेस्ट उनको देने चाहिए, प्री के लिए क्या करें, मेंस के लिए क्या करें, इंटरव्यू के लिए क्या करें, और अपना वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए क्या करें, ऐसे या निबंध के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, बाकी वाली जो एथिक्स के क्वेश्चन बचे उनको कैसे पूरा किया जाए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम
विस्तार पूर्वक बात करेंगे। एक वीडियो में बात करना या एक मैसेज में देना ये बात कहीं ना कहीं लाजमी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। परंतु आज का जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ अवेयरनेस के आधार पे है कि आपको जो जो समस्या आ रही है वो हमें पहुंचाइए। हम सब मिलकर फिजिकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम दोनों उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले तो हम हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए उन चीज़ों की जिनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है उनके ऊपर बात करते हैं, कैसे आपको डिसिप्लिन के साथ रहते हुए इस तैयारी को आगे बढ़ाना है। सबसे पहला जो मुझे चीज़ें लगती हैं वो है संसाधन, कि आपके पास वे कौन से संसाधन हैं जिसको आप पढ़ते हैं। एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है यूपीएससी में, जो हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं उनका जो है मटेरियल के पीछे बहुत भागते हैं, संसाधन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। इसका भी पढ़ लूँ, इसका भी पढ़ लूँ, इसका भी पढ़ लूँ, इसके चक्कर में किसी का नहीं पढ़ा जाता है और वो बच्चा यथास्थिति जहाँ था वहीं रह जाता है और 1 साल 2 साल 3 साल कब निकले किसी को पता नहीं चलता है। ये सिर्फ हिंदी भाषा के ऊपर लागू नहीं होता है, तमाम भाषाओं के ऊपर भी लागू होता है। जो विद्यार्थी किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहा हो, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएससी हो या फिर एसएससी कर रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, उनमें संसाधन की आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। तो सबसे पहले तो आपको वे सोर्सेज, वो संसाधन ढूंढने हैं जो पर्याप्त जानकारी आपको देते हो, एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अनुरूप हो, उसके आधार पे आपकी वो सारी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करता हो। तो इसका एक फॉर्मेट ये है कि आप सबसे पहले तो सिलेबस निकालिए, आपके पास आपके सिलेबस की कॉपी हो और उस सिलेबस को आप देखते जाइए कि कौन से विषय में किस किस सब्जेक्ट के आधार पे हमें क्या क्या डिमांड रखी हुई है, कौन से टॉपिक है वो बार बार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो 2026 दे रहे हैं और अभी जो 2025 दे रहे हैं, वो ध्यान पूरा दे प्रीलिम्स के ऊपर। इसमें अगर खुदा न खास्ता कोई गलतियाँ होती है तो 26 पे हम बैठ के उसका समाधान भी निकालेंगे और मैं कैसे मदद करूँगा वो भी आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। सबसे पहले जो 2026 के बच्चे हैं जिनका टारगेट 2026 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है और पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करके ऑल इंडिया रैंक 1 भी लानी है। कोई भी फील्ड में जाओगे वो एक तपस्या है और तपस्या हमेशा समर्पण मांगेगी, संघर्ष मांगेगी, त्याग मांगेगी और ये त्याग, समर्पण, संघर्ष करने के लिए आपको उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना रियल करने की ज़रूरत होती है। अधिकांश बच्चों का क्या होता है कि दिन में 2-3 घंटे पढ़ लेंगे और सपना आईएएस ऑल इंडिया रैंक 1 का है। ऐसे नहीं होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम के अनुसार उतना काम किया जाए तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो इतना बड़ा सिलेबस भी है, उसको कवर करने के लिए आपको कम से कम 1 साल की मेहनत तो लगेगी और 1 साल की अगर मेहनत लग रही है तो हर रोज़ अगर 7 से 8 घंटे, 9 से 10 घंटे दे रहे हो तो आपका वो सिलेबस पूरा कवर होगा। सिर्फ कवर करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उसको हमें बार बार रिवीजन भी करना है, रिवीजन के साथ प्रयास भी करना है। तो चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो। आज के ज़माने में क्या है कि जाल बहुत फैला हुआ है, इधर से इधर बहुत ज़्यादा भयभीत होने से अच्छा है किसी एक स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो करो, एक गाइडेंस को फॉलो करो, एक मेंटर को फॉलो करो जो आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट के आधार पे आपका इम्प्रूवमेंट करवाना चाहता हो या वो असल मायने में आपको आईएएस आईपीएस बनाना चाहता हो। मैं उन्हीं बच्चों की तलाश में हूँ जो रियल में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। उन बच्चों के लिए सबसे पहले वेलकम है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो है कि संसाधन हमारे पास पर्याप्त हो और संसाधन वही हो जिसकी रिक्वायरमेंट है। इतना सारा रूम भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ा भी नहीं जाएगा और इतना आपके पास समय भी नहीं है। तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपके पास संसाधन इतने ही हो जो एग्जाम में की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले एनसीईआरटी आपके पास अगर 6 to 12th क्लास की अगर एनसीईआरटी है तो उसको पढ़ना अभी से शुरू करो। अगर जिनका टारगेट 26, 27, 28 है तो आप अभी से 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो। रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे तो इसी का ही अपडेट वर्जन मिलेगा, उसमें कोई खास जानकारी और नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है कि इतनी रिक्वायरमेंट के आधार पे आप पहले तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। हर एक सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी, परंतु जिन जिन सब्जेक्ट की पढ़नी है उसके आधार पर ध्यान रखिएगा। जो बच्चा अभी तैयारी करना चाह रहा है वो, मैं सिर्फ आपका एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, फिर उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट की, उसके बाद पॉलिटी की और उसके बाद इकोनॉमिक की, उसके बाद साइंस की। ये 6 की एनसीईआरटी अगर आपका टारगेट मोटा मोटा है कि 2027 या 28 देना है या जिनका टारगेट है 26 में देना है तो मैं कहूँगा 3 से 4 महीने में आपको सारी एनसीईआरटी
ठीक तरीके से कवर हो जानी चाहिए। उसके बाद होती है आपकी रेफरेंस बुक्स, कौन कौन सी आपके पास हैं। रेफरेंस बुक्स में अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बात करते हो या किसी और सोर्सेज की बात करते हो जहाँ से आपका राज्य व्यवस्था का पोर्शन है वो कवर करा है, वो सेगमेंट कवर होता हो, स्पेक्ट्रम हो गया आपके पास, एनवायरनमेंट के किसी क्लास के नोट्स हो गए, बजट हो गया, सर्वे हो गया, इसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या एक ये देखिए कि कंटेंट उनके पास उतना नहीं है जितना अंग्रेजी माध्यम में है। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर देखोगे, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो या इकोनॉमिक्स हो, इन सब के अंदर क्या होगा, आपको जो आर्टिकल मिलेंगे वो भतेर मिलेंगे, वो मिलेंगे अंग्रेजी भाषा में। भारत सरकार की अगर आधिकारिक वेबसाइट की भी बात की जाए, जैसे PIB हो या सरकार की मिनिस्ट्री भी हो, वहाँ पे भी अगर आपको सोर्सेज मिल रहे हैं वो उतनी लैंग्वेज में कंफर्ट नहीं है जितनी हिंदी में होने चाहिए। हिंदी में होते हैं परंतु अंग्रेजी को ही ट्रांसलेट करके वहाँ पे भी रखे जाते हैं। तो बच्चों को वहाँ पे क्या दिक्कत आती है, और वो दिक्कत आपको कहीं ना कहीं CSET में ज़रूर देखने को मिलेगी। जब कॉम्प्रहेंसिव का पैराग्राफ पढ़ते जाते हो तब वो चीज़ें आपको वहाँ पे खटकती हैं। तो और हिंदी में जो न्यूज़पेपर आते हैं जैसे जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण हो गया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इनमें जितनी संसाधनों की रिक्वायरमेंट होती है उतने मिलते नहीं हैं। एक दो आर्टिकल कोई काम के आ जाते, बाकी उसके बाद इतना सोर्सेज तैयारी के लिए नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं अभाव दिखने को मिलता है। और उसके बाद जो मंथली मैगजीन मिलती है तो मैगजीन भी आपको कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम का अपडेट वर्जन ही मिलेगी। तो संसाधनों को कहीं ना कहीं लेके दिक्कतें रही है और उनको पूरा हम कर सकते हैं मिल के बैठ के आराम से। तो जो रेफरेंस बुक्स आपके पास है उनको थोड़ा पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिए। शब्दकोश पर अपना ध्यान दीजिए, लिखने की जो वर्तनी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इन चीज़ों को अगर थोड़ा थोड़ा हर रोज़ अपडेट करते जाओगे तो आपको 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक आपकी एक रूटीन बन जाएगा कि हाँ ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है, उतने हिसाब से मैं अभी इस लेवल तक पहुँचा हूँ। फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास संसाधन पर्याप्त हो। हाई लेवल पे संसाधन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो संसाधनों के पीछे जो हिंदी भाषा के विद्यार्थी भागते हैं वो न भागे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप सब स्वतंत्र हैं जैसा सब। उसके बाद एक चीज़ जो मुझे लगी है वो है अनुशासन। जितनी मेहनत मैंने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को करता देखा है उतना शायद मैंने किसी और को नहीं देखा है। मेहनती बहुत होते, डायरेक्शन गलत हमेशा मिलती रहती है इनको, क्योंकि इतने सोर्सेज नहीं हैं आपके पास, इतना गाइड करने वाले भी नहीं हैं। तो इस चीज़ की कहीं कमी की वजह से जो बच्चे असल में कुछ करना चाहते थे, जो कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं और अपने मेहनत के बलबूते पर जितना पहुंच सके उतने में उतना समय है हाथ से निकल गए, अटेम्प्ट निकल गए, घर की जिम्मेदारियां आ गई, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन बच्चों का मनोबल है वो तोड़ देती है। अभी जो भी नए बच्चे आ रहे हैं तो उनसे मेरा खास अनुरोध है कि अनुशासन जो है आपके अंदर वो अगर नियमित रूप से बना रहे तो आपकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे UPSC करनी है, मैं UPSC के लिए अनुशासित तो नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हर रोज़ आपके जो टारगेट्स मिलते हैं, हर रोज़ आपकी क्लासेज होती है, हर रोज़ जो आपको पढ़ना होता है वो आप कितना पढ़ सकते हो, उसका कितना रिवीजन कर पाते हो, उसके लिए कितना आप टेस्ट सीरीज दे पाते हो, उसके लिए कितने उत्तर लेखन का प्रयास करते हो। ईमानदारी हर विद्यार्थी जानता है अपनी खुद की, और कभी खुद को भी ये प्रश्न पूछ के देखिए कि अगर मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ तो 1 साल में जितना एफर्ट मुझे जहाँ देना चाहिए था क्या मैंने दिया है। कभी खुद से प्रश्न करके देखिए, और जब खुद से प्रश्न करोगे तो उसके उत्तर अपने आप मिलते हैं। कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप हर्ट होंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैंने गलत किया है, पश्चाताप होगा, परंतु अभी भी समय है कि अभी भी अगर उठ जाए, दोबारा मेहनत करने लग जाए तो रास्ता मंजिल दूर नहीं है। तो अनुशासन का मतलब ये है कि भाई आप जहाँ रह रहे हो, अगर घर वालों ने आपको कहीं बाहर भेजा है, बाहर जाके तैयारी कर रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या होगा, तैयारी होनी चाहिए, ना कि आपका उद्देश्य कोई मौज मस्ती हो। इतना भी नहीं होना है, हाँ थोड़ी बहुत हो जानी चाहिए, पर अपना जब स्टडी का समय हो तब पूरा समय वो स्टडी पे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अधिकांश बच्चे हैं वो क्या होते हैं, थोड़ी मोह माया की दुनिया में इधर से इधर गुम जाते हैं, तो वैसा ना हो तो बेहतर है। अपने पढ़ाई के साथ कभी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप अपने अपने स्तर पर होती रहेगी। अनुशासन वहाँ पे दिखना चाहिए। अगर आपका हर रोज़ 8 घंटे अगर पढ़ने का टारगेट है तो 8 घंटे पढ़ना मतलब पढ़ना ही है।
इसकी किंतु परंतु का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब थोड़ा सा यहाँ पे हो तो ऊपर उठ के देखिए कि आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो अगर उसके लिए रिक्वायरमेंट इतनी हाई लेवल की है तो आपको भी उस लेवल का एस्पिरेंट, उस लेवल की मैच्योरिटी, उस लेवल का नॉलेज, उस लेवल का एटीट्यूड, उस लेवल का आत्मसम्मान भी तो होना चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो आप तैयारी 1 साल क्या 10 साल करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आपकी जिस तैयारी कर रहे हो उस तैयारी की गरिमा को रखिए, उस तैयारी के रिक्वायरमेंट को समझते हुए अपने आप को उस चीज़ में ढालने का प्रयास कीजिए और हर रोज़ खुद से प्रश्न करते जाइए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। नहीं है तो अपने मेंटर को पकड़िए, अपने टीचर्स को पकड़िए, सही गाइडेंस में काम कीजिए। इधर उधर से भागने से बेहतर है कि पूरा 1 साल लगाकर अपना जीवन है वो आराम से बनाया जा सकता है। और ये जो उम्र है जो आपकी जो अभी वाली है, जो बच्चे जो 20 साल से लेके 24 साल का जो टाइम होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। इस समय में अगर करियर बनना है तो बनेगा, इस समय में करियर बर्बाद करना है तो भी बर्बाद भी होगा। दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपको करियर बनाना है, करियर बिगाड़ना है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। ये आपको वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करेगा जो आप नहीं करना चाहते हो, और इसके साथ साथ में आपको तैयारी करनी है। जब 24 या 26 हाथ से निकल गए, जब आपके एज के, तब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी तब आपको ये रियलाइज होगा कि काश उस समय मैं वो मेहनत कर लेता 1 साल की 2 साल की। आज ये जिम्मेदारी मेरे हाथ में नहीं आती, आज जिस स्थिति में वो स्थिति मुझे नहीं मिलती। ये मैंने हकीकत में देखा है, और एक को नहीं देखा, हज़ारों बच्चों को देखा है। ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो बहुत सारे हैं जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन के बहुत बड़े दावेदार थे, और सिलेक्शन से चूक के किस लिए, क्योंकि जहाँ समय देना था वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं दिखा, डेडिकेशन नहीं दिखा, समर्पण नहीं दिखा, त्याग नहीं दिखा। उसकी वजह से क्या हुआ, रैंक आते आते फिसल गए, तैयारी के स्तर गिरता गया, और साल पे साल वो बढ़ते गए, और आज वो कहीं के नहीं रहे। तो इससे बेहतर है कि आपको खुद को, जिस फील्ड में जा रहे हो, मैं ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड को उतनी ही इज्जत दीजिएगा जितनी वो आपको वापस देगा ही देगा। गिव एंड टेक वाला मामला चलता है, जितनी इज्जत दोगे उतना वापस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने कर्म ढंग से किए हैं तो कर्म का फल भी ढंग से ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे यही करना है, और इस उम्र में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खास तौर पे अगर मैं कहना चाहूँगा तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि हमारे जिस हिसाब से हमारे समाज का जो दायरा बना हुआ है, समाज की जो परंपराएं बनी हुई है, जो रीति रिवाज बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अभी भी झगड़े रखने के पक्ष में है, और इस झगड़न से बाहर निकलना है। तो इस समय, इस उम्र को सही दिशा में लगाकर आप अपना एक भविष्य खुद तैयार कर दीजिए, अपने आप को खुद इंडिपेंडेंस बना दीजिए, स्वतंत्र बना दीजिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी आपके ऊपर कोई प्रश्न ना उठाए, किसी के दबाव में ज़िंदगी जीना ना पड़े। तो इस उम्र का थोड़ा सा लिहाज रखिए, और तैयारी को भी साथ साथ में मेंटेन करते हुए जाइएगा। अगर आपका टारगेट 8 घंटे का है तो अनुशासन फिक्स होना चाहिए। 8 घंटे मतलब 8 घंटे पढ़ना तो पढ़ना ही है, इसके साथ किंतु परंतु काश मगर अगर कुछ नहीं आएगा। ये रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी हो रही है तो बेहतर है, और ये कहीं ना कहीं दिखती हैं बच्चों में नहीं होती है, और जिनका होता है तो आप खुद एक बार कॉमन सेंस लगाइए। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन 1000 तक ही होता है, तो आप देख सकते हैं गैप कितना है। और गैप में उन बच्चों का देखिए कि रूटीन है उनका हर रोज़ पूरा हुआ है, टारगेट उनका पूरा हुआ है। और मैं जो स्टडी का आपके लिए पूरा ओवरऑल सीरीज जो लेके आया, जो मेरी स्टडी करवाने का जो पर्पस है वो यही पर्पस है कि टारगेट मैं दूंगा, स्टडी प्लान मैं बनाऊंगा, आपको बस मुझे 8 से 9 घंटे देने हैं। कैसे करना, क्या करना, किसके ऊपर कितना काम करना, ये जिम्मेदारी मेरी है, और मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे मुझे पूरे हिंदुस्तान से लगभग 500 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे ऐसे 500 बच्चे मिलते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर हम हिंदी मीडियम का हो चाहे अंग्रेजी मीडियम का हो, रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे, मिलके मेहनत करेंगे, और 101% रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। मेरे प्लान बहुत ही स्पष्ट है। मुझे उन्हीं बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं बच्चों की नीड है जो एक्चुअल में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, देश के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं। उन सब के लिए वेलकम है कि इस प्लान के साथ आप हमसे जुड़ के भी अपना ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। उसके बाद आपकी तैयारी संसाधन आपके पास समय हो, बराबर हो, अनुशासन आपका फिक्स हो। उसके बाद होता है आपका प्रयास, अभ्यास कितना हो रहा है आपके हर चीज़ पे।
क्योंकि जब बात अभ्यास की आती है तो बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। आज क्यों देना टेस्ट, कल दे देंगे, कल क्यों परसों दे देंगे, आज तो बीमार है, ये सब बहाने मत बनाइए। किसके साथ नाइंसाफ़ी करोगे? कोई किसी का नहीं करना है, खुद का ही खुद को देखना पड़ेगा, बाजू वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने आज 8 घंटे नहीं पढ़े, किसी और ने 8 घंटे का टारगेट पूरा किया तो आप तो पीछे ही हो, वो आगे ही है। और आगे बढ़ने के लिए जाना है तो निरंतर आपको चलना पड़ेगा। खरगोश और कछुए वाली रेस तो सुनी होगी। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में तो दौड़ लिए फास्ट, आज तो यूपीएससी करनी 3-4 महीने पागलों की तरह 10 से 12 घंटे पढ़ लिए। 4 महीने के आने के बाद गुब्बारे से हवा निकल गई और उसके बाद आप एक शांत कोने में जाके बैठ गए। बैठने के बाद बाकी वाले कछुए के साथ से धीरे धीरे करते जा रहे हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको भी वैसा ही करना है कि प्रयास तो रेगुलर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर विद्रोह वाली जो भावना दिखती है, वो विद्रोह आप किसी और के प्रति नहीं दिखा रहे हो, वो विद्रोह आप खुद के लिए ही दिखा रहे हो। अगर आप अनुशासन में नहीं हो तो सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अनुशासन आपके खुद के लिए घातक साबित होगा। कभी शांति से कोने में जाके देखिए, सोचिए और समझिए। ये सिर्फ मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको सिविल सर्विस में जाना है, कल उठ के देश को संभालना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईएफएस बनना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये आपकी रियलिटी लाइफ के ऊपर भी बता रहा हूँ कि आज अगर जो समय है उसकी कदर अगर नहीं की तो आने वाले समय आपका कदर बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप किसी और को दिखाने के चक्कर में कर रहे हो कि मैं क्यों करूँ, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा नहीं फिर। तो अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। विद्रोह वाली भावना लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे अभ्यास का मतलब मेरे यहाँ से ये है कि आपको डेली जो टारगेट आपके पास है उसका आपका रिवीजन तो होना ही चाहिए। खुद से पूछिएगा कि 7 दिन में कितनी बार आपने रिवीजन किया है। जो बच्चे तैयारी करते हैं वो भी और जो करने वाले हैं वो भी, कितनी बार आप रिवीजन करते हो, सबसे पहले ये। उसके बाद आपका जो वीक पॉइंट है ईमानदारी से बताना, वीक पॉइंट है उसके ऊपर खुद ने कितनी बार खुद का प्लान बनाया, उसको दूर करने की कोशिश की है। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आजू बाजू का पूरा एरिया ही स्टूडेंट है। तो मुझे पता है कि 80 से 90% स्टूडेंट कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। मेरी क्या कमियाँ है, मैं तो बेस्ट ही हूँ। और जो बेस्ट के चक्कर में रहता है वो हमेशा लास्ट में आ जाता है। और जो लास्ट वाला होता है वो कमियों के ऊपर काम करना शुरू करता है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके सिलेक्शन लेके निकल के अपना करियर बना लिया और बाकी वाले वहीं के वहीं रह गए। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल नहीं करना है। आप जहाँ हो, अगर कोई समझा रहा है, कोई सिखा रहा है, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा भरोसा बनाते हुए, खुद को उस चीज़ में ढालते हुए, जो कमियां हैं उनको पूरी करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो एक तो रिवीजन हो गया। रिवीजन के बाद आपने खुद ने कौन से वीक पॉइंट है उसके लिए आपने टेस्ट सीरीज लगाई है, जिसके ऊपर आपने टेस्ट दिए हैं। ईमानदारी से बताना कितनी बार आप लोगों ने टेस्ट दिए होंगे, कितनी बार आपने रिवीजन किया है। ये मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ। संसाधन हो गया, आपका अनुशासन हो गया, अभ्यास आप कितना कर रहे हो, बार बार अभ्यास हो रहा है या एक बार हो रहा है। एक बार पूरा कोर्स पढ़ लिया, पूरा कोर्स पढ़ने के बाद सेकंड टाइम आपने उस कोर्स को देखा भी नहीं और इतने में गए नए बुक्स लेके आ गए, नए सिलेबस ले आ गया, फिर इसके बाद आपने पढ़ना है वो शुरू कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभ्यास हो गया। उसके बाद आपने अपने जो जीएस सब्जेक्ट हैं 1 से लेकर 4 तक के लिए क्या काम किया अभी तक के लिए। दूसरा, आपने अपने निबंध के लिए, और आपका तीसरा वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पेपर के लिए कितना टाइम दिया है। अगर यहाँ पे हम देखे जाए तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है जीएस में, कि जीएस 1, 2, 3, 4 तक हम कैसे इसमें आगे बढ़े और इसके लिए हम क्या क्या करें। उसके बाद निबंध है कि निबंध का कंटेंट कहाँ से पढ़े। 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, 1000 से लेकर 1200 शब्दों में निबंध लिखना है। पर अगर हिंदी भाषा से बेहतर कोई हिंदी के अलावा कोई निबंध लिख ही नहीं पाया है। निबंध के अंदर अगर आप देखो जाए तो हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं 160, 150, 140 नंबर आराम से ला सकते हैं, अगर उनके पास ठीक ढंग से मेहनत करने का तरीका है, ठीक ढंग से मार्गदर्शन है तो। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे आपके जीएस की, निबंध की और ऑप्शनल पेपर की। निबंध में हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं वो अपने कंटेंट के हिसाब से, अपनी थोड़ी लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे काम करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा के विद्यार्थी हो चाहे अंग्रेजी की हो,
यूपीएससी में आपको 2 पेपर या टोटल मिला के 3 पेपर हैं जो आपकी नैया को पार करवा सकता है। पहला आपका निबंधी है। निबंध में अगर आपका 140 से लेके 160 अगर मार्क्स बन रहे हैं और अगर आप रेगुलर तैयारी को अगर 4 से 5 महीने हो गए तो मेरे ख्याल से अब आपको निबंध लिखने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए। हर रोज़ अपने एक डिसिप्लिन रखिए कि एक निबंध लिखना है और आपको पता है कि एक निबंध आपके लिए 125 मार्क्स का है। अगर एक निबंध हर रोज लिखने का प्रयास करोगे तो लगभग आपने अगर 60 या 70 दिन भी लेके तो 70 निबंध लिखने के प्रयास में आपकी आंसर राइटिंग की स्किल तो डेवलप होगी, थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा, सोचने का तरीका बदल हो जाएगा, नज़रिया बदल जाएगा, सारी चीज़ें हैं वो एक सही व्यवस्थित ढंग से होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी तैयारी को 5 से 6 महीने हो गए हैं तो मेरे ख्याल से अभी से आपको हर रोज़ एक एक निबंध लिखना शुरू कर देना चाहिए। बच्चों के प्रश्न ये होते हैं कि निबंध में लिखे क्या, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, इसके लिए स्टैंडर्ड बुकलेट कौन सी है, कौन से मटेरियल को फॉलो किया जाए। सारे सब्जेक्ट का सार ही निबंध है। समाचार पत्र अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो निबंध के कंटेंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सोचने की क्षमता ठीक है, आपकी तार्किक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, बौद्धिक क्षमताएं शानदार हैं और आप सोच सकते हो किसी चीज़ के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता है। तो आप निबंध लिखने में उतने ही मैच्योर हो जितने बाकी वाले लोग होते हैं। तो एक तो हर रोज़ अगर आप निबंध लिखने का प्रयास करते हो तो आपका स्कोर है वो बढ़ सकता है। हिंदी माध्यम की बात करें और अंग्रेजी माध्यम का भी साथ में है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट की अगर बात की जाए वो आपका है एथिक्स। एथिक्स में अगर आप देखोगे तो आपके सामने 12 प्रश्न होते हैं। 12 प्रश्न में 6 प्रश्न तो केस स्टडी के होते हैं, 6 प्रश्न बाकी वाले होते हैं। इनके ऊपर भी अगर रेगुलर प्रयास किया जाए, मैं ये कहता हूँ कि हर रोज़ एक केस स्टडी को सॉर्ट आउट करने का कोशिश कीजिए। यूपीएससी के CSET का कॉम्प्रहेंसिव भी साथ में होता जाएगा। हर रोज़ एक केस स्टडी का टारगेट बनाइए, एक निबंध का टारगेट बनाइए, दोनों के लिए टाइम रखिए आप कम से कम 2 घंटे का। 2 घंटे का आपके पास समय है और 2 घंटे में आपको क्या करना है, एक आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, एक आपको निबंध लिखना है। ये हो गए 2 घंटे। बाकी वाले 6 घंटे में आपको क्या करना है, आपकी सेल्फ स्टडी में GS के सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करना है। हर रोज़ रिवीजन करना है, एक दिन नहीं, हर रोज़ करना है। इसी के साथ साथ में संडे का जो दिन होगा, संडे का टारगेट आपका हाफ डे छुट्टी रखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है। संडे में हाफ डे आप छुट्टी रखिए और हाफ डे में प्रीलिम्स का एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पूरे दिन का एक पेपर आप वो PYQ कर सकते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर का कोई भी कोचिंग क्लास का कर सकते हो। इस साल का एग्जाम दे रहे तो इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम उठा दीजिए, उसका दीजिए। 26 में अगर आप दे रहे हो एग्जाम तो अभी 25 की टेस्ट से उसका पेपर लेके बैठिए। उसमें क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी करना है, सोल्यूशन भी करना है, पर डिटेल में करना है, ईमानदारी से करना है। और वो सोल्यूशन और क्वेश्चन पेपर दोनों करने में लगभग 5 से 6 घंटे अगर आपके लग रहे हैं तो ठीक है, और 6 घंटे के अंदर पूरा कीजिए। बाकी वाला समय वो आप मौज मस्ती कीजिए, रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए, खुद की प्रतिभा को जानिए और दोस्तों के साथ थोड़ी मौज मस्ती कीजिए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ें आपके लिए। उसके बाद जो ज़्यादातर सब्जेक्ट है वो है आपका ऑप्शनल पेपर। अगर ऑप्शनल पेपर का टारगेट अगर आपका 300 नहीं है तो उसको 300 करने की कोशिश कीजिए। और कोशिश ये है कि अगर आप लेके ही बैठे हो टारगेट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, अपने खुद का एक स्टडी बोर्ड बनाइए, स्टडी मैनेजमेंट बोर्ड बनाइए। स्टडी को मैनेजमेंट करने के लिए कौन से वीक में क्या 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 सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे मैं तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स या जो भी हमसे इंक्वायरी लेते हैं उन सब के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बार के लिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको वो सुविधाएं घर बैठे मिले। इसके लिए कहीं कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या होगा कि हम स्टूडेंट का 1 साल का पूरा स्टडी प्लान बनाते हैं। स्टडी प्लान यानी कि उसकी स्टडी विजन बोर्ड बनाते हैं। उस विजन बोर्ड में क्या होगा, स्टडी मैनेजमेंट करके हमारा कॉलम है, और स्टडी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, 1 महीने के अंदर कौन से GS पढ़ना है आपको, और कौन से GS के साथ में कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स के साथ कितने टेस्ट देने हैं। सपोज GS1 के लिए मैंने रेफ़र की 4 बुक्स के लिए मैंने टाइम दिया 15 दिन। 15 दिन के अंदर भी कौन से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से सेलेक्टेड जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, किसके अंदर, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और उसी सब्जेक्ट के आधार पर इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
उनको हमने क्या किया, एक कॉम्प्रहेंसिवली अलग तरीके से तैयार किया और हम स्टूडेंट को उसी के आधार पे प्रिपरेशन का महत्व बताते, ताकि उसको एक साल के अंदर सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए और उस चीज़ों के आधार पे वो जाके अपनी है वो स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। हमारा टारगेट मीन्स के लिए 900 प्लस का चलता है। आप लोग सोचते होंगे 900 प्लस लाना कितनी बड़ी बात है। मैंने पहले ही बोला था मुझे सिर्फ 500 स्टूडेंट चाहिए और 500 स्टूडेंट ऐसे चाहिए 8 घंटे बोलूँ 10 घंटे पढ़ने को तैयार हो जाए, जिसका टारगेट ये है कि करना मतलब करना है। 1.5 साल में नहीं जाना है कि ये नहीं होगा कल कर लेंगे देखने, वो सब बहाने वाले हैं, उनका जीवन बाद में अपने आप बन जाएगा। हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। डेडिकेशन होगा, उसके साथ हमारी पूरी टीम है, मैं हूँ, बाकी सब लोग भी है। तो हमारा प्लान इसी के हिसाब से जा रहा है और इस प्लान को हम बोलते हैं डिटेल मेंटरशिप प्लान। डिटेल मेंटरशिप प्लान का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ऊपर से बताया, ये वैसे ही होगा। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्री के टेस्ट, मीन्स के टेस्ट, मीन्स के बाद आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल को कैसे इंप्रूव करना है, थिंकिंग प्रोसेस को कैसे बिल्डअप करना है, थॉट प्रोसेस को कैसे आपको बिल्डअप करना है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, सारी चीज़ें हैं वो उसी कोर्स के साथ धीरे धीरे मेंशन चलेगी। ये प्लान के साथ हमें सिर्फ 500 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। 300 प्लस अगर ऑप्शनल का टारगेट है तो 3 महीने का प्लान फिक्स है, क्लियर कट है। 3 महीने के अंदर इतने घंटे हमें पढ़ना है, इतने घंटे के साथ इतने पेपर देना है। रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की है, करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसी प्लान के साथ चलते चलते बच्चों ने किया कि बहुत अच्छे से अपना स्कोर है वो भी इम्प्रूवमेंट कर लिया। वो चाहे हिंदी भाषा का बच्चा हो, वो चाहे अंग्रेजी का हो, किसी भी भाषा का बच्चा हो, इम्प्रूवमेंट यहाँ से यहाँ तक आया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट फ़िलहाल कहाँ पे अटके हुए हैं, आपका विजन क्या है अभी भी। क्योंकि 1, 2, 3 साल तैयारी करने के बाद बच्चों को ये भी नहीं पता चलता है कि आईएएस की पहली पोस्ट कौन सी मिलती है, करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक मुझे पहले से कवर कर लेने चाहिए जो तैयारी चलती होती है तब, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो भी नहीं पता है अभी भी। मैंने ऐसे देखे हैं जो यहाँ पे, अगर हब की बात करें, मैं दिल्ली की बात करूँ अपने ही दिल्ली में, तो ऐसे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक नहीं पता चला कि GS1 में क्या क्या पढ़ना है, GS1 में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। थोड़ा 1.5 साल से निकल कर थोड़ा खुद को समझिए, आप जिस तैयारी करने आए हैं उस तैयारी की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ दिखा और मैं गया और बस मेरी यूपीएससी की जर्नी शुरू हो गई है। ऐसी नाइंसाफ़ी खुद के साथ मत कीजिए। इससे बेटर यही होगा कि सबसे पहले तो आप रिसर्च कर लीजिए कम से कम 10 से 15 दिन में। 10 से 15 दिन रिसर्च का मतलब हमारा ये होता है कि सबसे पहले तो सिलेबस निकालिए, सिलेबस को 1 नहीं 4 बार पढ़िए। उसके साथ ही साथ आप प्रीलिम्स और मेंस के PYQ निकालिए, ऑप्शनल पेपर निकालिए, उनको पढ़िए, समझिए। उसके बाद संसाधन पे आइए, जो हमने यहाँ पे बात की थी। संसाधन आने के बाद अब सोर्सेज आपके हाथ में आ गए, अब आप अनुशासन पे आइए कि मुझे इतना पढ़ना है और रिक्वायरमेंट किसकी, इस चीज़ की है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, प्रयास पे आ जाइए, अभ्यास पे आ जाइए। अभ्यास में क्या है, रिवीजन है, टेस्ट सीरीज है, खुद की पर्सनालिटी बिल्डअप करनी है, खुद के थॉट प्रोसेस को बिल्डअप करना, IAS IPS ऑफिसर डेवलपमेंट क्वालिटी है वो डेवलप करनी, वो आएगी अभ्यास में। अभ्यास के बाद हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पे नोटिस किया था कि अपने GS 1, 2, 3, 4 और आपका निबंध यानी कि एसए का पेपर, ऑप्शनल का पेपर, उसके ऊपर हमें कैसे कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे कैसे वर्कआउट करके हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर ठीक ढंग से एक ही रूटीन में अगर होने लगती हैं 1 साल तक, तो आपकी सफलता है वो निश्चित रूप से टर्न हो जाएगी, बदल जाएगी। 1 साल की सफलता आपको मिल सकती है 1 ही साल में, जिसकी रिक्वायरमेंट अगर कहीं ना कहीं आप 2 साल 3 साल लेके बैठे थे, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा तो पहला प्लान यही होता है कि आपके सबसे पहले तो आपका खुद का स्कोर कार्ड क्या बनाना चाहते हो आप खुद, और हम ऐसी हवा वाली बातें नहीं करनी है। बातें हैं वो तथ्यों के साथ बातें कीजिए, सही तरीके से कीजिए। कर सकते हो या नहीं कर सकते वो भी पहले से क्लियर करना होना होता है। उसके बाद ही खुद से प्रश्न कीजिए कि क्या इतने रिक्वायरमेंट है, मेरे पास इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेसिटी है या इतनी क्षमता है कि मैं इधर इतने टाइम में बैठ के इतना स्कोर लाने की क्षमता रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। अगर नहीं है तो मेरे पास ऐसे कौन से पीयर प्रेशर ग्रुप हैं जो मुझे बार बार इस चीज़ को करने से रोकते हैं, उनको हटाइए। ठीक है, पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट, आपका गोल क्या है उसके आधार पे जाइए। अगर उसके लिए कोई चीज़ें रोक रही हैं तो उनको साइड में कीजिए, अगर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो इसको साइड में कीजिए। क्लियर कट रहिए। 2 चीज़ों में जाओगे तो कहीं नहीं होगा। 2 नाव के ऊपर अगर पैर रख के जाओगे तो यात्रा नहीं होगी। एक ही नाव पे जाओगे तो यात्रा
सफलतापूर्वक हो जाएगी। तो अब आपके ऊपर है कि आपको इस चीज़ में आपको कैसे आगे जाना है। इसके लिए अगर जो जो प्लान चाहिए होता है वो तो प्लान हम बनाने के लिए आपके लिए तैयारी बैठे हैं, और उसी प्लान के हिसाब से हमें स्टेप बाय स्टेप है वो क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एक तो हमारी बात ये हुई कि सबसे पहले आपके पास संसाधन पर्याप्त हो, संसाधन हो गया, चीज़ों का पता हो गया, मुझे इतना है इतना है इतना टाइम में बढ़ना है, डिसिप्लिन आपका सॉलिड होना चाहिए, डेडिकेशन, समर्पण, त्याग, सब कुछ। उसके बाद इसके ऊपर बार बार अभ्यास, प्रयास, रिविजन, टेस्ट, ठीक है, खुद को इम्प्रूवमेंट करना। उसके बाद GS 1 2 3 4 निबंध, ऑप्शनल पेपर, क्वालिफाई पेपर, उनके ऊपर आपकी कितनी क्षमता है उसको जांचिए, फिर उसके बाद अगली क्षमता के ऊपर प्लान बनाइए, फिर वापस काम कीजिए। जहाँ तक मुझे लगा है वो सबसे ज़्यादा एक चीज़ लगी जिन बच्चों का नहीं होने का कारण एक ही है, वो है उसका रिपीट मोड पे अध्ययन नहीं होना। यानी कि जिन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उनका रिवीजन नहीं हुआ, आप खुद ईमानदारी से बताइएगा, अगर 2 साल से तैयारी कर रहे हो तो आपने कोई भी सब्जेक्ट का ईमानदारी से कितने टेस्ट दिए, कितनी बार उस सब्जेक्ट को रिवीजन किया है, तो आप खुद का मूल्यांकन खुद कर सकते हो। और खुद के साथ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। बाहर तो आप बोल दो कि नहीं पॉलिटी मैंने 10 बार पढ़ी है, और मैंने तो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के कम से कम 10 टेस्ट दिए, प्री के मेंस के दे रखे हैं। तो अगर आपने 10 टेस्ट दे रखे होते तो 10 टेस्ट का अनुभव आपके फेस से झलक जाता बाहर, आपकी मैच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो सब बाहर दिख जाती। पर सामने वाला भी गोलू मोलू ही है, तो आपकी हाँ में हाँ मिलेगा, 10 बार मैंने तो 12 बार की है। तो ऐसी नाइंसाफ़ी खुद के साथ मत कीजिए, ये धोखा है एक तरह का। और इस धोखे से बचने के लिए बेटर है कि खुद को सवाल बार बार करते रहिएगा कि जो इसकी रिक्वायरमेंट थी जितनी, उतने आपने की है या नहीं की है। अपनी तैयारी का स्तर है वो हर बार आपको जांचते रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने साथ तो धोखा कर रहे हो, इसके साथ आपके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हो, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करके कहीं ना कहीं स्टडी के लिए आपका फंड जुटाते हैं। तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी ना कीजिए। और तीसरी बात तो मैंने यहाँ पे पहले ही बताई थी कि जो 20 से लेकर 24 की जो एज है, करियर बनाने की भी है, करियर ख़त्म करने की भी है। चॉइस आपके हाथ में, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका जो माइंडसेट होता है वो एक माइंडसेट अलग स्तर का होता है। विद्रोही भावनाएं भी होगी, समझने की भावनाएं भी होगी, कर गुजरने की भावनाएं होगी, सारी चीज़ें मिक्स इमोशन चलेंगे यहाँ पे। और इस समय एक जगह फोकस्ड रहना बहुत बड़ी बात है। अगर जो रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से मिला ही मिला है। तो एक तो हमारा प्लान ये है इतना बड़ा। उसके बाद ये बताते हैं कि हम इस पूरे विज़न को कैसे आपके लिए खोल के बैठे हैं, कैसे आपके तक पहुंचाने वाले हैं, और आप उससे हमसे कैसे जुड़ने वाले हैं, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है।